हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑन क्लासेस पे। दोस्तों, आज से हम बीएससी थर्ड ईयर की बुक एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले रियल एनालिसिस। ठीक है, इस एनालिसिस की बुक में, विश्लेषण की बुक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रियल एनालिसिस। सेकेंड पार्ट रहेगा इसका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, हम उसी का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, थर्ड रहेगा हमारा मैट्रिक स्पेस, ये आपके लिए नया है, मैट्रिक स्पेस। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है एनालिसिस की बुक। तो चलिए सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। आप भी अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस से अब ये वाला जो सिलेबस है उसको मैच कर लीजिएगा। अगर कोई टॉपिक ऐसा होगा जिसको ऐड करना होगा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एनालिसिस। ठीक है, विश्लेषण। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट है रियल एनालिसिस, जो कि यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में है। तो रियल एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स, जिसमें सीरीज पढ़ चुके हो आप लोग। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन, इसको भी आपने पढ़ चुका है एडवांस कैलकुलस की बुक यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें वहीं से हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर रहेगा इसका हमारा पार्शियल डेरिवेशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में, ऑफ टू वेरिएबल। इसके बाद रहेगा हमारा श्वार्ज एंड यंग थ्योरम, ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। फोरियर सीरीज, ठीक है, फोरियर सीरीज हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा सेकंड यूनिट हमारा रीमान इंटीग्रल, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक फंक्शन। तो ये सब चीजें हमारे पास में सेकंड यूनिट में। आप अपने सिलेबस से इस सिलेबस को मैच कर लीजिए। अगर कोई टॉपिक ऐड करना होगा तो जरूर बताइए कि कमेंट बॉक्स में हम आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एस ऑर्डर पेयर, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमान इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक फंक्शंस, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट हमारा पार्ट रहेगा मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस में इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। मैट्रिक स्पेस आपके लिए नया होगा, बाकी जो आप लोग पढ़ चुके हैं वहां से नहीं है, ये एक नया टॉपिक है, समझ जाओ आप आपके लिए। तो डेफिनेशन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक स्पेस, तो ये सब चीजें आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए, अपने सिलेबस से मैच कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे या फिर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखने वाले हैं सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स। तो सीरीज आप जानते हैं, सीरीज का ही कुछ डेफिनेशन इसमें दिया हुआ था शुरुआत में, और जिसमें उसका डेफिनेशन, उसका यूज कुछ कुछ, तो उसको हमने स्किप किया क्योंकि वो पुराना था, आपने एडवांस कैलकुलस पढ़ चुका है और वो सब चीजें यहाँ पे नहीं आती है। तो हम सीधे एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, जो चीजें आ सकती हैं उसको देखने वाले हैं इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि E इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ये वाला क्वेश्चन भी आपने पहले पढ़ रखा है, फिर भी इसमें एक बार देख लेते हैं कि यहाँ an इक्वल टू क्या हो जाएगा। हमने सपोज कर लिया an इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, ये हो जाएगा nth टर्म, और उसी का अगर सम ऑफ nth टर्म करेंगे तो उसको बोलते हैं आंशिक योगफल, श्रेणी का nवां आंशिक योगफल। ठीक है, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा, और 1 टू n टर्म्स तक हम जब इसको ऐड करते हैं उसको बोलते हैं हम nवां आंशिक योगफल बोलते हैं। ठीक है, ये Sn कहलाता है, आप एपीजीपी में ये सब चीज पढ़े होंगे। तो यहाँ से Sn इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू सो ऑन 1 बाई फैक्टोरियल n। अब 1 बाई फैक्टोरियल 1 को लिख सकते हैं 1 बाई 1, 1 बाई फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 1 बाई 1 इंटू 2, 1 बाई फैक्टोरियल 3 को 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन 1 बाई फैक्टोरियल n को 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन n। ये हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसको एक जीपी के फॉर्म में लाया गया ताकि सॉल्व करने के लिए सिंपल सा हो जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 बाई 1 है तो उसको 1 ही ले लिया गया, 1 बाई 1 इंटू 2 है उसको 1 बाई 2 ले लिया गया, इसको 1 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 है तो 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे है, तो इस 3 को भी 2 बना दिया गया है। अब यहाँ पे 1 बाई 2 इंटू 3 था, इसको 1 बाई 2 इंटू 2 कर दिया जाए, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू को कम कर दिया जाए,
तो जो वो पूरा वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब कि ये ग्रेटर देन होगा और ये लेस देन होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी, और राइट साइड की वैल्यू ग्रेटर देन होगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे 1/6 मिल रहा है और यहाँ पे 1/4 मिल रहा है। ठीक है, तो 1/6 की वैल्यू होती है 0.17 अप्रोक्सीमेट, और यहाँ पे 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। तो देखिए ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। हम जितना डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ा करते चले जाएंगे उतना ही उस पूरा वैल्यू वो पूरा वैल्यू कम होते चले जाता है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू जैसे कम करेंगे, 3 से 2 कर दिया हमने, ये वाला जो वैल्यू होगा वो बड़ा हो जाएगा अपने पहले वाले वैल्यू से। तो वही काम यहाँ पे किया गया है शुरुआत से। इसको जीबी के फॉर्म में लाने के लिए, एक मिनट, इसको जीबी के फॉर्म में लाने के लिए इसको 1/2 कर दिया गया, फिर इसको क्या कर दिया गया 1/2 का स्क्वायर, 3 को 2 बना दिए। अगला टर्म क्या होगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 3 और 4 को भी 2 बना दिया गया, जिससे 1/2 क्यूब आ गया। तो यहाँ से ये थर्ड टर्म था जिसमें 1/2 लिया गया, फोर्थ टर्म में 1/2 का स्क्वायर लिया गया। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा, 2 टू द पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 को नहीं लिया गया, यहाँ पे 2, तो 2 का 2 टू द पावर 1, इसमें 3 टर्म्स हैं तो स्क्वायर, इसमें n टर्म्स हैं तो n-1 लग गया। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर इनफाइनाइट कर दिया जाए, मतलब कुछ कुछ और टर्म्स ऐड कर लेते हैं, इसके बाद और भी टर्म्स होंगे जैसे 1/2 टू द पावर n, 1/2 टू द पावर n+1 प्लस अप टू सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक फॉर्मूला बनता है, अगर nth इनफाइनाइट टर्म्स है उसको ऐड करने हैं, एपी नहीं ये जीपी में है, इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करने क्या होता है a/1 - r वाला फॉर्मूला बनता है, इसको आप जानते होंगे। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, हम यहां से ले रहे हैं, क्योंकि जब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन इसके बाद से किसी भी दो टर्म्स को डिवाइड करेंगे, उसके पहले वाले किसी भी टर्म्स को उसके पहले वाले टर्म्स डिवाइड करेंगे तो हर बार 1/2 आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे 1/2 क्यूब अपॉन 1/2 स्क्वायर, 1/2 आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/2, 1/2 आ जाएगा, 1/2 अपॉन 1, 1/2 आ जाएगा, और इसमें 1/1 करेंगे तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब इसको नहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा पूरा का पूरा जीपी के फॉर्म में हो जाएगा। तो उसको जीपी के फॉर्म में लिया गया है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में। और जीपी में क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में a/1 - r होता है जब इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं तो, और जब n टर्म्स होते हैं तो a1 - r टू द पावर n/1 - r होता है। इसका यूज तो नहीं होगा, फिलहाल हम इसका यूज करेंगे। तो इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म कौन सा है, 1 है, हमने यहाँ पे 1 रख दिया, उसके बाद 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और फिर r की वैल्यू क्या है 1/2 है। r कैसे 1/2 है, किसी भी टर्म्स को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दोगे तो 1/2 ही आएगा, तो वहां पे जो रेशियो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है 1/2 निकल रहा है। ठीक है, तो 1/1 - 1/2 आ गया, 1/1 - 1/2 मतलब कि 2 - 1/2, इट मीन्स क्या हो गया 2 पर चले जाएगा, और 2 - 1 मतलब कि 1 आ जाएगा। ठीक है, 2/1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2/1 मतलब कि 2 आ गया, और 2 + 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमने शुरुआत में देखा था Sn, वो क्या था हमारे पास में 1 + 1/2 2 + 1/2 3 प्लस, इस प्रकार से हमारे पास में ये था। ये हमेशा 1 से बड़ा तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे 1 तो है ही, साथ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगा ही होगा। ठीक है, S1 होगा तब भी 1/1 तो आ ही जाएगा, तो हमेशा 1 से बड़ा तो होगा ही है। ठीक है, हमेशा 1 से बड़ा होगा, और क्या होगा 3 से छोटा होगा, क्योंकि हमने Sn को अभी लेस देन 3 लाया हुआ है। ठीक है, तो Sn क्या हो गया 1 लेस देन Sn लेस देन 3 हो गया, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, अर्थात श्रेणी के आंशिक संकलन फलों का अनुक्रम, ठीक है, आंशिक योग फलों का अनुक्रम परिबद्ध है। योग फलों बोलो चाहे आप फिर इसको संकलन फलों बोलो, एक ही मतलब है उसका, तथा ऋणात्मक पदों की श्रेणी है। फलतः अनुच्छेद 1.6 के प्रमेय नंबर 3 से दी गई श्रेणी समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n अभिसारी है। अब ये क्या है, अनुच्छेद नंबर 1.6 के प्रमेय नंबर 3, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है अलग से, वो हमें पेज पलटना पड़ता था वहां पे, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। इसमें बोला गया है कि ऋणात्मक पदों की कोई श्रेणी, यहाँ पे बोला गया ऋणात्मक पदों की श्रेणी हर एक पॉजिटिव टर्म्स है, कोई श्रेणी अभिसरण कहती है यदि और केवल यदि, कब अभिसरण कहती है, जब उसके आंशिक संकलन फलों से एक परिबद्ध अनुक्रम बनता हो। अब ये जो आंशिक संकलन फलों बन रहा है, संकलन फल जो बन रहा है, या फिर आंशिक योगफल बोल लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आंशिक योगफल जो बन रहा है वो क्या है 3 से छोटा है 1 से बड़ा है,
मतलब एक बाउंडेड वाला फॉर्म मिल रहा है, बाउंडेड है, परिबद्ध है, ठीक है। तो परिबद्ध वाला कंडीशन मिल रहा है, और ये क्या है, तो वो अभिसरण कहती है, ठीक है, अभिसरण कहती है। मतलब कि जो श्रेणी होगी वो एक अभिसारी श्रेणी होगी, क्योंकि वो बाउंडेड है और उसके संकलन फलों या फिर एनवा आंशिक योगफल क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। और उसी को बोला गया कि उसके यदि आंशिक योगफलों से एक परिबद्ध अनुक्रम बनता है, एक परिबद्ध अनुक्रम बन गया तो वो क्या हो जाएगा, अभिसारी अनुक्रम हो जाएगा या फिर अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। अतः क्या हो जाएगी, दी गई श्रेणी क्या होगी, अभिसारी श्रेणी होगी। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो बस आपको यहाँ पे बस कुछ चेंज करना है कि इसको आपको जीपी के फॉर्म में लाना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उसको जीपी के फॉर्म में ला लो, उसके बाद में n टेंस टू इनफाइनाइट कह दो, फिर ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट तक जाने के बाद में उसका फॉर्मूला लगा दो जीपी का, a अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, एक बाउंडेड कंडीशन मिल गया। फिर ये जो अनुच्छेद लिखा हुआ है उसकी जगह पे उसको मत लिख के आप इसको लिख लो। हम जानते हैं कि प्रमेय, एक प्रमेय ऐसा है जिसमें ऋणात्मक श्रेणी कोई अभिसरण कहती है यदि और केवल यदि उसके आंशिक संकलन फलों से एक परिबद्ध अनुक्रम बनता हो, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आंशिक संकलन सूत्र, समेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल समेशन फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हमें प्रूफ करना है, आता है एग्जाम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम में आ चुका है पहले भी। तो इसके लिए सबसे पहले प्रमेय देख लेते हैं। प्रमेय, मान लो ए एन बी एन दो दिए हुए अनुक्रम है, यदि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तब कैपिटल ऑफ ए एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 0 टू n a के तथा a माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख लीजिए। तब यदि 0 लेस देन और इक्वल टू p लेस देन और इक्वल टू q तो हमें ये प्राप्त होता है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, हमें ये चीज प्रूफ करना है और ये आपके पास दिया हुआ है। तो देखिए इसी का और क्या बोला गया है कि श्रेणियों के आंशिक संकलन सूत्र का उल्लेख कीजिए और सिद्ध कीजिए। ये क्या हो जाएगा, एक आंशिक संकलन सूत्र हो जाएगा। तो क्या क्या बोला गया उसको सबसे पहले देख लीजिए। ए एन इक्वल टू क्या है, समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 टू n a के, ठीक है, ए एन इक्वल टू ये आ गया। तो ए एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन माइनस 1, जहां पे n है वहां पे n माइनस 1 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 हो गया यहाँ पे, और a के आ गया, ठीक है, सेम है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एन वाले में n टर्म्स तक जा रहा है, मतलब कि a1 a0, यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, इस वाले में an इक्वल टू क्या मिल रहा है हम लोग को, an इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सो ऑन क्या हो जाएगा an, और an माइनस 1 वाले में a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन an माइनस 1। इसका पहला टर्म क्या होगा, an माइनस 1 होगा। तो अब देखो इन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए तो an माइनस 1 कर दे तो यहां तक तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, an बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, an बच जाएगा। तो यहाँ पे an माइनस 1 की वैल्यू an होगी। क्लियर है। तो जब चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में क्या है। देखिए an माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला हमें, an मिल गया। अब जस्ट इसको उलट देते हैं, मतलब an को पहले लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू an माइनस 1, ठीक है। अब दोनों साइड b का मल्टीप्लिकेशन कर लो, bn का मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो an तो है हमारे पास में, bn को मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ पे भी bn मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ पे bn आ गया, ठीक है। इसके बाद में दोनों साइड समेशन लगा दो, समेशन जो रहेगा वो n इक्वल टू p से q तक होगा, ठीक है। समेशन लगा दो और समेशन कहां से रहेगा, n इक्वल टू p से q तक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल समेशन ऑफ n इक्वल टू p से q तक रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो समेशन है दोनों को इसमें अलग अलग कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ n इक्वल टू p टू q an और bn माइनस समेशन ऑफ n इक्वल टू p टू q an माइनस 1 और bn आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रख दिया। अब इसके बाद में जहां पे p था उसको p माइनस 1 रख दिया गया है, ठीक है। n इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे कुछ वैल्यू कट रहा है क्या, देख लेते हैं। an इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे an कैसे आ गया उसको देखना पड़ेगा, देख लीजिए इसमें n इक्वल टू p टू q an bn, ये तो ठीक है, यहाँ तक इसमें कुछ नहीं किया गया है। और इसमें क्या किया गया है,
इसको an बना दिया गया, p-1 से q-1 तक है, ठीक है, p-1 से q-1 तक का। अच्छा, सब में क्या कर दिया गया, एक जो टर्म है उसको पीछे ले लिया गया है, तो हर जगह पे -1 हो गया। जैसे कि यहाँ पे n इक्वल टू p-1 हो गया, p-1 से q-1, जस्ट एक टर्म पीछे कर दिए हैं। और यहाँ पे टर्म्स उतने ही हैं, बस उसको अगर 2 से स्टार्ट हो रहा होगा तो 1 से स्टार्ट कर दिया गया, अगर 5 से स्टार्ट हो रहा होगा कोई टर्म उसको 4 से स्टार्ट किया गया। जहां जहां मतलब p q n जो भी है सब में -1 लगा दिया गया। जैसे यहाँ पे n-1 था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे n का n+1 हो गया। यहाँ पे p-1 से q-1 तक का इसको ले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, p इक्वल टू 1 रखें, p-1 हो जाएगा। अभी भी n इक्वल टू p-1 रखते हैं तो यहाँ पे p-1 ही होगा, मतलब जो वैल्यू पहले था वैसा ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे हेरफेर किया गया है, ठीक है। तो क्या किए हैं, इसमें p-1 से लेकर q-1 तक का, और इसमें एक टर्म बढ़ा दिया, समझ जाओ, क्योंकि इसमें एक पीछे किए हैं तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो an-1 की जगह पे an आ गया, bn-1 की जगह पे bn की जगह पे bn+1 आ गया। अभी भी देखो, हर एक टर्म को जब रखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या मिला था हम लोग को, अगर समेशन को एक्सपेंड करते हैं तो a p-1 b p, सेकेंड टर्म क्या होगा, a p, यहाँ पे p+1 रखेंगे तो p+1 -1 मतलब ap और b p+1, ठीक है। अगला टर्म क्या हो जाएगा, a p+1 b p, यहाँ पे q है ना, हाँ p+2 हो जाएगा। इसी प्रकार तो वैसे भी इसमें भी देखो, अगर वैल्यू पुट करते हैं क्या मिलेगा हम लोग को, समेशन ऑफ n, n समेशन हटा देते हैं यहाँ से, तो p-1 रखते हैं तो a p-1 और b p-1+1, तो p आ गया, ठीक है, प्लस अब इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, तो a p और यहाँ पे p मतलब कि b p+1 हो गया, ठीक है। सेम आ रहा है फर्स्ट टर्म, इसमें भी ap-1 है, bp है, ap-1 bp, ap bp+1, ap bp+1 सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब चेंज क्यों क्यों है, इसको उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे चेंज करने का रीजन क्या है, तो देखो यहाँ पे उसके बाद में p-1 तक था और एक टर्म को यहां से अलग कर लिया गया है, ठीक है, एक टर्म को यहां से अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पे p2q-1 है, ठीक है, p2q-1 और एक q तक था उसको अलग कर दिया, मतलब aq bq को अलग कर दिए, जिससे aq bq यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे तो सेम ही है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, इसमें बस p-1 था उसको p ले लिया गया है, ठीक है, p-1 था उसको p ले लिया गया है, जो p-1 वाला टर्म है उसको हटा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे p-1 रखो इसमें, तो a p-1 और b p-1+1, तो bp आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, a p-1 bp को भी अलग कर लिया गया है। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, इसमें प्लस लगा हुआ था इसमें, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हमें ऐसा प्रूफ करना था, इसलिए सबको अलग किया जा रहा है। देखिए p2q-1 तक हमें प्रूफ करना है, तो इसको भी क्या किया गया है, p2q-1 और इसको भी p2q-1, ताकि समेशन को बाहर निकाल दें, उसके अंदर ये सारी वैल्यू आ जाए, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे वही लाना था, aq bq लाना था और ap-1 bp लाना था, aq bq ap-1 bp ये लाना था, ठीक है। तो समेशन ऑफ n इक्वल टू p2q-1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे, और समेशन ऑफ n इक्वल टू p2q-1 यहाँ पे भी है। तो और इसके अंदर में an भी कॉमन है, तो bn माइनस bn+1 आ जाएगा, bn माइनस bn+1 आ जाएगा, aq bq माइनस ap-1, ठीक है। एक बार शुरुआत से देख लेते हैं क्या किया गया है। सबसे पहले यहाँ तक तो क्लियर होगा, an-1 इक्वल टू an आ जाएगा, साइड चेंज कर दिए, इसको इधर रख दिए और इसको उधर रख दिए, तो क्या हो जाएगा, an के साथ में हमने bn का मल्टीप्लिकेशन किया, an के साथ में हमने bn का मल्टीप्लिकेशन किया, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो an-1 के साथ में bn का मल्टीप्लिकेशन किया गया, दोनों साइड n इक्वल टू p से q तक का समेशन लिया गया है। अब उसके बाद में इस समेशन को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमारे पास क्या आ गया, समेशन ऑफ n इक्वल टू p टू q an bn आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे समेशन ऑफ n इक्वल टू p टू q an-1 bn। अब यहाँ पे जस्ट एक टर्म पीछे किया गया समेशन में और इसको एक बढ़ा दिया गया ताकि दोनों इक्वल आ जाए, ये वाला और ये वाला इक्वेशन दोनों सेम होगा, आप अलग से निकाल के देख सकते हैं। अब उसके बाद में क्या किया गया,
इसका जो pth टर्म था उस टर्म को अलग कर दिया गया। अच्छा, qth टर्म जो था उसको अलग किया गया, इसमें p माइनस 1th टर्म को अलग किया गया है। ठीक है, इसमें जो qth टर्म था aq bq उसको अलग किया गया क्योंकि वही प्रूफ करना था हम लोग को, और इसमें p माइनस 1 वाले टर्म को अलग किया गया है। फिर p से स्टार्ट हो गया, फर्स्ट टर्म जो था उसको अलग कर दिया गया, तो अब सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, p से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से p माइनस 1 b p आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, a क्यूब b क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में अब देखो इसका समेशन सेम है, कॉमन निकाल दिए, इसमें an है इसमें an है, इसको भी कॉमन निकाल दिए, इसमें bn बचा इसमें bn प्लस 1 बचा। ठीक है, प्लस a क्यूब b क्यूब माइनस a p माइनस 1 bp, सूत्र एक। आप चाहे इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, चाहे यहाँ पे और इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है वही चीज है। ये क्या कहलाएगा, आंशिक संकलन सूत्र, पार्शियल समेशन फॉर्मूला कहलाता है, तथा समेशन an bn रूप की श्रेणियों का अन्वेषण करने में उपयोगी रहता है। यह तब विशेष रूप से उपयोगी होता है जब bn एक्जिस्ट हो। ठीक है, तो हमें यह प्रूव करना था कि आंशिक संकलन सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब श्रेणियों का योग का एल्जेब्रा यहाँ पे दिया हुआ है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीरीज, किसी भी सीरीज को अलग अलग एडिशन करेंगे तो वो प्रॉपर्ली उसका जो सीक्वेंस होगा वो ऐड हो जाएगा, वो दोनों इक्वल ही रहेंगे, चाहे अलग अलग उसको ऐड करो चाहे एक साथ ऐड करके उसको सॉल्व करो। वैसे ही गुणन में भी होता है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है इसको उसके साथ ले लो, उसका वैल्यू भी सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एल्जेब्रा था। अब देखिए थ्योरम नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो यदि समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट a1 an तथा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn क्रमशः a तथा b पर अभिसारी हो, तब क्या होगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an प्लस bn a प्लस b के इक्वल होगा। ठीक है, क्या बोला गया है, ये जो समेशन होगा, ये जो सीरीज होगा वो इस पे अभिसारी है, और ये जो सीरीज है वो b पे अभिसारी है। तब क्या बोला गया है, उसको पहले ही ऐड कर दो, उसका जो सीक्वेंस होगा उसको ऐड करने के बाद उसके बाद भी जो उसका सीरीज बनेगा वो भी इसी पे कन्वर्ज करेगा, a प्लस बी पे ही कन्वर्ज करेगा, अभिसारी होगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट r an है, तो r कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू a आ जाएगा, r बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं a के इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू k है। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट है, हमने k तक सपोज कर लिया। ठीक है, कि a k इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an एंड b के इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू k bn। अब a के और b के को जब ऐड करेंगे, a के और b के को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू k an प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू k bn दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और ये अलजेब्रा जस्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। चूंकि लिमिट k टेंस टू इनफाइनाइट a k इज इक्वल टू a आता है, क्योंकि उसी पे कन्वर्ज कर रहा है। अब ये क्या है, a k है। ठीक है, ये जो समेशन दिया हुआ है वो k जो है n टेंस टू इनफाइनाइट पे, क्योंकि k जो है इनफाइनाइट होगा तभी वो a पे कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ पे लिमिट लगा दिया गया, k जो है अगर इनफाइनाइट की हो जाता है तो वो a पे कन्वर्ज करेगा, और यहाँ पे भी लिमिट जो है k जो है इनफाइनाइट की हो जाता है तो b के जो है b पे कन्वर्ज करेगा। तो हम रखते हैं कि लिमिट a k प्लस b के जो होगा k टेंस टू इनफाइनाइट पे, अब इसको तो अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट में हमने पढ़ा था, लिमिट में भी अलजेब्रा में देखा था कि हम लिमिट को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो लिमिट k टेंस टू इनफाइनाइट a k प्लस लिमिट k टेंस टू इनफाइनाइट b k, ये हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं कि लिमिट k टेंस टू इनफाइनाइट a k की वैल्यू a होती है, और लिमिट k टेंस टू इनफाइनाइट b k की वैल्यू b होती है, तो a प्लस b आ गया। अब यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, समेशन अप्लाई कर लो। ठीक है, समेशन अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा समेशन यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया गया, समेशन अप्लाई किया गया, तो ये हमारे पास में आ गया समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू k an प्लस bn इक्वल टू a प्लस b, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू k an प्लस bn इज इक्वल टू a प्लस b। ये एक्चुअल में इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये लिमिट जो है k टेंस टू इनफाइनाइट पे ये मिल रही है, तभी होगा ये, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक था, यहाँ पे k नहीं आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपकी बुक में यही लिखा होगा तब उसको आप सुधार सकते हैं। आगे देखिए इसमें क्या प्रूफ करना है, r a k है, या फिर समेशन ऑफ r a n है, तो उसको हमें r a प्रूफ करना है। r a k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू k a n हो जाएगा। a k क्या है, k तक है,
और क्या था पहले हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, तो हमें 1 इक्वल टू इनफाइनाइट पे प्रूव करना है, तो उसको k टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देंगे, तो वहां से k जो है, ये जो k लिखा हुआ है वो इनफाइनाइट पे चले जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें तो r को अंदर ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू k r a n, क्योंकि कांस्टेंट है और इसका भी हमने अभी जस्ट देखा, इसमें c समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट a n है, तो समेशन के अंदर उसको ले सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू को। यहाँ पे हो गया, जहां r कोई स्थिर वास्तविक संख्या है, कांस्टेंट रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, रियल वैल्यू है। अतः r a n में अगर लिमिट लगाते हैं, k टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें ये वाली वैल्यू में लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट इसको उल्टा लिखा गया है, यहाँ पे समेशन और आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समेशन लगा हुआ है, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई होगा, तो जस्ट इसको पहले लिख दिया गया है, तो लिमिट k टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ r a n इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू इनफाइनाइट r a k हो जाएगा, r को बाहर निकाल दो, लिमिट a k में क्या आ जाएगा, लिमिट लगाने पर k टेंड्स टू इनफाइनाइट पे a बन जाएगा, क्योंकि a के इक्वल टू क्या है, a k इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू k है और a n है, और इसी में अगर लिमिट लगा देते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, a k इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे k टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, k है, k टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू k और a n। अब यहाँ पे n जो है 1 से k तक जाएगा, तो अब k टर्म को हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दिए, k टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि जो है इनफाइनाइट भी ज्यादा है, और a n, अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, a के इक्वल होती है। ठीक है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट a के इक्वल होती है, जिसको हमने क्वेश्चन पे अभी देखा था, क्वेश्चन पे आपको दिया है कि ये कन्वर्ज करता है a पे, तब हमें इसको प्रूव करना है, यहाँ पे आ जाएगा a, वही चीज यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे जब ये आ गया तो यहाँ पे लिमिट लगा दी उसी को, k टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू k होगा। ठीक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे लिमिट लगाए हैं, उसके बाद में ये वाली वैल्यू आनी है, और k टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पर, इस समेशन में ही k टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पर ही वो n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, r a n, तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट r a n इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसमें लिमिट लगा दिए, लिमिट लगाने के बाद में ये a आ गया, और ये कहाँ से आया, लिमिट k टेंड्स टू इनफाइनाइट a के, जिसको हमने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज से हमारा रियल एनालिसिस या एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है कि सिलेबस चेंज हुआ है, उसको भी आप बता सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल सिलेबस यही है। अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें बस कुछ फर्स्ट यूनिट को थर्ड यूनिट में, थर्ड यूनिट को फर्स्ट यूनिट में बस चेंज किया गया है, अदरवाइज सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं सिलेबस को, और कुछ अगर टॉपिक छूटते हैं, फिर कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।